नमस्ते। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो फ्रेंच सीखने वालों को अक्सर थोड़ी मुश्किल लगती है, मानकीकृत परीक्षाएं, और उसमें भी खास तौर पर TEF का लिखित भाग, एक्सप्रेशों एकृत, जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। कई लोगों के लिए ये हिस्सा थोड़ा सा डराने वाला हो सकता है। तो आज हम इसी एक्सप्रेशों एकृत के दो अहम हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। एक है सेक्शन ए, जहां एक लेख पूरा करना होता है, टर्मिनल आर्टिकल, हाँ। और दूसरा सेक्शन बी, जहां अपने तर्क पेश करने होते हैं, आर्ग्यूमेंटेशन। सही। हमारे पास जो जानकारी है वो इन सेक्शंस के लिए एक तरह की गाइड या रणनीति जैसी है ना? इसमें बताया गया है कि करना क्या है, कैसे करना है। हाँ, मतलब एक रोड मैप जैसा समझ लीजिए। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, इसका मकसद यही है कि सीखने वाले समझें कि इन दोनों राइटिंग टास्क्स में चाहिए क्या होता है, ताकि वो बेहतर तैयारी कर सकें और परीक्षा में अच्छा कर पाएं। बिल्कुल, आत्मविश्वास के साथ। सबसे पहले सेक्शन ए देखते हैं, टर्मिनल आर्टिकल। हाँ। इसमें होता यह है कि आपको एक छोटे से समाचार लेख की शुरुआत दी जाती है, लगभग 40 शब्द, और आपको उसे कम से कम 80 और शब्दों में पूरा करना होता है, कई पैराग्राफ्स में। जोर इस बात पर है कि ये लेख का विस्तार हो, उस पर कोई टिप्पणी ना हो। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। आपको ऐसा लिखना है जैसे आप ही मूल लेखक हैं। मतलब कहानी को आगे बढ़ाना है, अपनी राय नहीं देनी। अच्छा, तो सिर्फ कहानी जोड़नी नहीं है, बल्कि लेखक का अंदाज भी अपनाना है। तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती फिर क्या होती है? सबसे बड़ी चुनौती और सबसे जरूरी चीज भी वो है निरंतरता, कंटिन्यूटी बनाए रखना। निरंतरता किस तरह की? कई स्तरों पर। पहला तो जाहिर है विषय, थीम की निरंतरता। अगर लेख मान लीजिए साइकिल चोरी के बारे में है, तो आप अचानक से मौसम पर बात नहीं करने लगेंगे, है ना? हाँ, ये तो सीधी बात है। आपको उसी टॉपिक पे रहना है। ठीक है। और स्रोत में व्याकरणिक निरंतरता की भी बात थी, वो क्या है? हाँ, ये थोड़ा तकनीकी है पर बहुत जरूरी। इसमें दो चीजें हैं। एक तो है क्रिया का काल, मतलब टेंसेस। ओके। आपको देखना है कि जो शुरुआती हिस्सा दिया गया है वो किस काल में लिखा है। मान लीजिए वो इम्परफेक्ट में है, जो भूतकाल में किसी जारी क्रिया या आदत को दिखाता है। तो जब आप कहानी आगे बढ़ाएंगे तो उसी समय में होने वाली घटनाओं के लिए आपको भी इम्परफेक्ट ही इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर कोई घटना उससे भी पहले हुई हो, जैसे कहानी में कोई पीछे की बात बतानी हो? अच्छा सवाल है। अगर आप ऐसी किसी घटना का जिक्र कर रहे हैं जो मूल पाठ वाले समय से पहले हो चुकी थी, तो उसके लिए आपको प्लस कपार फे इस्तेमाल करना होगा। अच्छा। स्रोत में एक उदाहरण भी था, जैसे जुपोंसे किलमतोंदे, मतलब मुझे लग रहा था वो इंतजार कर रहा है। ये इम्परफेक्ट है। हाँ। मेजोफे टिलेते पारती, पर असल में वो जा चुका था। ये प्लू के पारफे है, क्योंकि उसका जाना सोचने से पहले हुआ। ये समय का तालमेल दिखाता है। समझ गया। यानी काल का सही चुनाव जरूरी है ताकि कहानी का समय सही चले। और दूसरी व्याकरणिक निरंतरता? दूसरी चीज है पुरुष, पर्सन, मतलब लिखने का नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मूल लेख तीसरे पुरुष में है, इल, एल, इल्स, एल्स, मतलब किसी और के बारे में। हाँ, किसी बाहरी नजरिए से, तो आपको भी उसी तरह लिखना है। आप बीच में मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है नहीं डाल सकते। अच्छा। जब तक कि मूल लेख ही पहले पुरुष ज यानी मैं में न लिखा हो, जैसे कोई अपना अनुभव बता रहा हो। वो समुद्री स्तनधारियों वाला उदाहरण इसी बात के लिए था शायद, जहां मैंने पढ़ा, मुझे लगता है गलत था। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मूल लेख अव्यक्तिक था। तो जवाब में de nombreuses enquêtes semblent montrer, यानी कई सर्वेक्षण दिखाते हैं, ये सही तरीका था। सही। ये दिखाता है कि आप सिर्फ शब्द नहीं जोड़ रहे हैं, बल्कि स्टाइल भी समझ रहे हैं। एग्जैक्टली। निरंतरता के अलावा कुछ सीधी साधी बातें भी हैं जिनका ध्यान रखना है, जैसे शब्द संख्या, कम से कम 80 शब्द। हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि अगर आप कम लिखते हैं तो परीक्षक को आपकी भाषा का स्तर जांचने के लिए पर्याप्त चीजें नहीं मिलेंगी। मतलब अगर उन्हें शक हुआ कि आपका स्तर क्या है, तो कम लिखने पर वो कम अंक दे सकते हैं। ये एक न्यूनतम जरूरत है। और पैराग्राफ? एक ही बड़े पैराग्राफ में क्यों नहीं लिख सकते? नहीं, पैराग्राफ जरूरी हैं विचारों को व्यवस्थित करने के लिए। अपनी बात को कई पैराग्राफ्स में बांटने से पता चलता है कि आप जानकारी को लॉजिकली सोच सकते हैं, उसे हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है। हर पैराग्राफ का अपना एक फोकस होना चाहिए। और हाँ, इन पैराग्राफ को जोड़ने के लिए संयोजक शब्द, वो मोड de liaison, जैसे ensuite, puis, cependant, इनका इस्तेमाल अच्छा रहता है। ताकि जुड़ाव लगे। हाँ, पढ़ने में प्रवाह आता है।
चलिए अब उस उदाहरण पे आते हैं जो स्रोत में था, वो ग्राहक और सॉसेज वाले की बहस। जो सुधारा हुआ जवाब था, रेपोंस एमेल्योरे, उसमें कहानी तो बड़ी अजीब सी हो गई थी। हाँ, कहानी थोड़ी नाटकीय जरूर हो गई थी। 80 साल का ग्राहक है, वो वापस आता है, इस बार विक्रेता भी गुस्सा हो जाता है, बहस बढ़ जाती है। हाँ, फिर वो ग्राहक दूसरों को खरीदने से रोकता है। बिल्कुल। फिर विक्रेता उसे लात मार देता है, ग्राहक सामान फेंकता है, पुलिस आ जाती है, काफी हंगामा। पर मुद्दा कहानी का नहीं, लिखने के तरीके का है। तो इस सुधारे हुए जवाब का मूल्यांकन क्या था? A2+। हाँ, A2+। अच्छी बातें ये थी कि लंबाई ठीक थी, विषय और काल का ध्यान रखा गया था, और एक संरचना थी। मतलब पहले क्या हुआ बताया, फिर घटना कैसे आगे बढ़ी और अंत में क्या हुआ, विस्तार देने की कोशिश भी की थी। लेकिन कमियां भी थीं। A2+ तो बहुत ऊंचा स्कोर नहीं है, सही कहा। कमियों में ये था कि शब्दावली थोड़ी साधारण थी, कहीं-कहीं वाक्यों की बनावट थोड़ी अटपटी थी, और कुछ डिटेल्स की कमी थी जिससे कहानी थोड़ी अस्पष्ट सी रह गई। और एक बड़ी कमी थी तार्किक संयोजकों की, कनेक्टर्स लॉजिक्स की। उनके बिना वाक्य थोड़े अलग थलग लग रहे थे। और भाषा की कुछ खास गलतियां भी बताई गई थीं। हाँ, जैसे क्लाइंट शब्द बार बार आ रहा था, उसे सर्वनाम या किसी और शब्द से बदल सकते थे। अच्छा। क्रिया का गलत चुनाव था, जैसे 3 घंटे पासे करने की बजाय अतौंद्र बेहतर होता। संख्याओं को अंकों में लिखा था, जैसे 3, जबकि शब्दों में थुआ लिखना ज्यादा ठीक रहता है। ओके। काल की भी गलतियां थीं, कुछ क्रियाएं पासे कॉम्पोजे में होनी चाहिए थीं, सर्वनाम की गलती थी, और वो सापेक्ष सर्वनाम फोनो रिलेटिव, जैसे खी, क, दो, उनका इस्तेमाल कम था, जिससे वाक्य छोटे और टूटे फूटे लग रहे थे। ठीक है। कुछ व्याकरण की बातें भी थीं, जैसे अतौंद्र के साथ पुर नहीं आता, या सफाशे की जगह सम्मेत ओंकोलेर का इस्तेमाल। तो कुल मिलाकर सेक्शन ए में सफलता के लिए जरूरी है मूल पाठ के साथ तालमेल रखना, विषय, काल, पुरुष सब में, और जो नियम है लंबाई, पैराग्राफ, उनका पालन करना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये आपकी भाषा के साथ साथ ये भी देखता है कि आप कितने ध्यान से पढ़ते हैं और उसी ढर्रे पर चल सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए में हमें लेखक की परछाई बनना है, लेकिन सेक्शन बी आर्ग्यूमेंटेशन, ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। यहाँ तो अपनी बात कहनी है। हाँ, सेक्शन बी का अंदाज बिल्कुल अलग है। यहाँ आपको एक बयान दिया जाता है और आपको उस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक औपचारिक पत्र लिखना होता है, किसी अखबार के संपादक को या किसी संबंधित व्यक्ति को। और शब्द सीमा भी ज्यादा है, कम से कम 200 शब्द। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, अपने नजरिए के पक्ष में कम से कम 3 तर्क देने हैं। स्रोत कहता है कि यहाँ रचनात्मकता से ज्यादा संरचना मायने रखती है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? तर्क वाले काम में रचनात्मकता जरूरी नहीं। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, परीक्षक आपकी फ्रेंच भाषा की महारत देख रहे हैं, आपके विचारों के अनोखेपन को नहीं। अच्छा। हाँ, तर्क प्रासंगिक होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप कितने नए या क्रांतिकारी विचार लाते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने तर्कों को कितनी सफाई से, कितनी लॉजिकली पेश करते हैं। इसलिए एक तयशुदा पारंपरिक संरचना को फॉलो करना अक्सर ज्यादा सेफ और असरदार होता है। और वो पारंपरिक संरचना क्या है? आमतौर पर सलाह दी जाती है कि हर तर्क को 3 हिस्सों में पेश करें। पहला, तर्क की प्रस्तुति, आप कह क्या रहे हैं, पॉइंट। दूसरा, तर्क का विकास, उसे समझाना, कारण बताना, एक्सप्लेन। और तीसरा, उदाहरण, अपनी बात को साबित करने के लिए कोई ठोस मिसाल, एग्जाम्पल। PEE जैसा, पॉइंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल। हाँ, बिल्कुल वैसा ही, पॉइंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल। और इन तर्कों को पत्र में कैसे रखना है? सबसे अच्छा तरीका है कि हर मुख्य तर्क के लिए एक अलग पैराग्राफ बनाएं। इससे परीक्षक को साफ दिखता है कि आपके 3 या ज्यादा तर्क कौन-कौन से हैं, और यहाँ भी वो संयोजक शब्द, मोदे लिएज़ों बहुत जरूरी हैं। पैराग्राफ की शुरुआत में उनका इस्तेमाल करें, इससे पता चलता है कि ये तर्क पिछले वाले से कैसे जुड़ा है। जैसे क्या ये एक और पॉइंट है, डे प्लस ऑनूथ, या ये उसके विपरीत है, सपोंदों पाकोंथ, या ये उसका नतीजा है, पाकोंसेक्वन दोंत। और उदाहरण देने के लिए पार एग्जाम्पल, एनसी, या निष्कर्ष निकालने के लिए और कंक्लूजन, pour conclure भी संयोजक शब्द चाहिए। स्रोत में एक चेतावनी भी थी, रटे रटाए वाक्यांशों से बचने की। फ्रेजेस अपरिस पाक्योर, ये क्यों इतना बड़ा मुद्दा है? बहुत से छात्र सोचते होंगे कि इससे अच्छे शब्द इस्तेमाल हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, सच में।
परीक्षक बहुत अनुभवी होते हैं, वो फौरन पहचान लेते हैं कि कौन से वाक्य बहुत ज्यादा तराशे हुए या मुश्किल